हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज की क्लास में गाइस मैं आपको बेसिकली क्या बातें कराने वाली हूँ। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो बेटा ये हो जाएगा कि जो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह एक्सेट्रा जब चाहिए होती है ना, तो वो आपको पीडीएफ सारी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा, तो इसीलिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए गाइस, ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका आपका मल्थ्यूशियन। ठीक है, ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्थूशियन। आपका ये दैट इज अ मल्थूशियन। ठीक है, तो मल्थूशियन, मल्थूशियन, ओके। ये आपका है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो मल जस्ट एक मिनट का वेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मल्थूशियन थ्योरी किससे संबंधित है। तो आप लोग मुझे मतलब ऑप्शन में बताओ कि मल्थूशियन थ्योरी बेसिकली किस चीज़ से आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो मल्थूशियन थ्योरी जो संबंधित है आपका पोवर्टी से संबंधित है, अनएम्प्लॉयमेंट से, डिसीज रोगों से संबंधित है, या जनसंख्या से। ठीक है, तो मल्थूशियन थ्योरी बेटा जो दी गई थी, ये मल्थूशियन थ्योरी आपका जो दी गई है ये पॉपुलेशन के लिए दी गई थी। ठीक है, कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेसिकली आपका ये थ्योरी का हम लोग वो करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है, मल्थ्यूशियंस थ्योरी को। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि मल्थ्यूशियन थ्योरी किससे संबंधित है, तो जनसंख्या के नियंत्रण से संबंधित है मल्थ्यूशियन थ्योरी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द मल्थ्यूशियन थ्योरी, according to the Malthusian theory, which of the following grow in a geometric आपका प्रोग्रेशंस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि मल्थुशियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में से बढ़ रहा है। मतलब देखिए, पहले ही बताया कि मल्थुशियन थ्योरी इज बिलोंग ऑन द पॉपुलेशन, वो कंप्लीटली आपका पॉपुलेशन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड सप्लाई से, पॉपुलेशन से, पॉवर्टी से, या अनएम्प्लॉयमेंट से। तो बेटा ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज आपका पॉपुलेशन। ठीक है, अगला सवाल आता है, अकॉर्डिंग टू द मल्थुशियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन, according to the Malthusian theory of the population, population increase in a geometric ratio, food supply increasing in a arithmetic ratio। मतलब जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपका आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका फूड है, खाद्य पदार्थ जो बढ़ते हैं वो गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं और जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू द मल्थ्यूशियन थ्योरी। ठीक है, पहला आता है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशो या एंड फूड सप्लाई इज द ज्योमेट्रिक रेशो। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है और आपूर्ति आपका ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। अगला आता है पॉपुलेशन इंक्रीज इन हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम से बढ़ती है, फूड सप्लाई इंक्रीज इन जियोमेट्रिक रेशो, खाद्य आपूर्ति ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है। अगला आता है पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ हार्मोनिक रेशो, फूड सप्लाई इंक्रीजेज अर्थमेटिक रेशो, जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय माध्यम से बढ़ती है। तो बेटा हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू द आपका, ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मैथ्यूशियन आपका थ्योरी। जो मैथ्यूशियन थ्योरी है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक रेशो। जो पॉपुलेशन होती है वो जियोमेट्रिक रेशो से बढ़ती है, फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशो, जो फूड सप्लाई होती है वो अर्थमेटिक रेशो से बढ़ेगी। तो इसीलिए आपका अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आपका ऑप्शन पहला आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पहला एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वो क्या आता है, यहाँ पे देख लो, trickle down theory in ignores the impact of economic growth on। आपका ट्रिकल, देखिए याद रखिएगा, ट्रिकल ट्रिकल सिद्धांत
मात्रीय, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, अपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक विधि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? आर्थिक विधि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। ट्रिकल डाउन मतलब एक कर्व है गाइस, ठीक है। ट्रिकल डाउन का मतलब है जिसमें आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जिसमें आपको एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट को करेगा, सेविंग को करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को या कंजप्शन को? तो याद रखिएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी असमानताओं में से एक ये भी बड़ी असमानता है कि इनकम का आपका इनकम में आपका इनइक्वालिटी होना, इनकम इनइक्वालिटी से मेरा मतलब है, यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, याद रखिएगा इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी से मेरा मतलब है अलग अलग लोगों को, ठीक है, जब मतलब वैसे तो इनकम इनइक्वालिटी होती है अलग अलग सैलरी, बट गाइस कभी आपको जो सैलरी का जो निर्धारण किया जाता है, इनकम का जो निर्धारण किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है? आपकी योग्यता, आपका मतलब आप कितने योग्य हैं उस बेसिस पे किया जाएगा। बट अगर आपकी योग्यता के बेस पर इनकम को इनइक्वालेट नहीं किया जाता है, तो वो सिचुएशन आपकी क्या बन जाती है? ट्रिकल डाउन सिचुएशन बन जाती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बन जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग रन में पॉसिबल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग रन में पॉसिबल है। सेविंग शॉर्ट रन में भी हो सकती हैं, याद रखिएगा सेविंग शॉर्ट रन में भी हो सकती हैं। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को मतलब उपभोग करने से, उसको यूज करने से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो ये हमेशा उपयोगिता को दिखाता है, किसे दिखाता है? उपयोगिता को शो करता है, यानी कि यू कैन से आपका यूटिलिटी, ओके ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा यूटिलिटी को। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ओके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज, द इनोवेशन ऑफ थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट वाज, मतलब बोला गया लाभ का नव परिवर्तन, ठीक है, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल ने। मार्शल का नाम है एल्फ्रेड मार्शल, ओके मार्शल ने, क्लार्क ने, ठीक है, आपका शुम्पीटर ने, या फिर आपका जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। तो ये आपका किसने किया था? ये आपका अच्छा सवाल है, जरा आंसर करें कि ये बेसिकली किसके द्वारा किया गया है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी जो है ये आपका कुछ भी नया करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, इनोवेशन थ्योरी कुछ भी नया करने के लिए प्रेरित करती है। अभी 2000 आपका 2022 का भी अवार्ड जो लिया है इनोवेशन में, वो आईआईटी मद्रास ने लिया है, याद रखिएगा 2022 का इनोवेशन के लिए अटल इनोवेशन अवार्ड, यानी कि इनोवेटिव एक्टिविटी को करने में अभी भी अवार्ड जो मिला है ना, वो आईआईटी मद्रास ने इस बार भी लिया है। तो ये जो थ्योरी दी थी ये शुम्पीटर के द्वारा दी गई थी। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिए हैं ये आपके एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए हैं। जो आपके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिए गए हैं? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बेसिकली आपके दिए गए हैं, ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। तो इनोवेशन थ्योरी प्रॉफिट, प्रॉफिट इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मतलब कि आपका एक ऐसी थ्योरी जिसके द्वारा आपका प्रॉफिट को प्रतिपादित किया जा सकता है, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। और याद रखना इनोवेशन की जो पहली पहल करी थी 2007 में की गई थी बाय द नीति आयोग, ये भी याद रखिएगा 2007 में बाय द 17 सॉरी नीति आयोग के द्वारा पहली बार जो अवार्ड मिला था वो तमिलनाडु को मिला था, ये भी याद रखना तमिलनाडु के विरुधुनगर को, ठीक है, विरुधुनगर को पहली बार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु के विरुधुनगर को आपका जो अवार्ड दिया गया था 2018 में दिया गया था, ठीक है। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके इसकी फुल फॉर्म आपका क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग? द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज द न्यू दिल्ली, ओके न्यू दिल्ली में पड़ता है। एंड आपका जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसके चेयरपर्सन होते हैं, ओके आप लोगों के लिए मेरा सवाल ये है कि आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ये लिख के बताना कि जो आपका नीति आयोग होता है उसके अभी करंट में वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। जब भी आप मेरा ये वीडियो देखें तो मुझे इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखकर जरूर देंगे, ओके। तो चलिए अगला सवाल जो आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच लॉ स्टेट्स दैट, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? विच लॉ स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ
सर्कुलेशन। कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचारण में अच्छा पैसा बाहर करता है? मतलब अगर बुरा पैसा अगर संचालन में आता है तो अच्छे पैसे को बाहर निकाल देता है। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका, वो वर्ड है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक वर्ड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे इसकी यानी कि ब्लैक मनी के लिए जो एक परिभाषा दी गई थी वो आपका वर्कसन्स लॉ है, ग्रिमिन्स लॉ है, या आपका आपका ग्रेसम लॉ है, या किन्स लॉ है। तो बेटा किन्स की थ्योरी तो बहुत ही पहले की थ्योरी है। ठीक है, तो किन्स तो हो ही नहीं सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेसम लॉ के द्वारा ये दिया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? ये सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अगला सवाल आता है, तो इस क्वेश्चन में ग्रेसम लॉ इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद। मतलब आपको ये बताना है कि मांग के सिद्धांत का क्या अपवाद है। देखिए, मांग मांग का जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है, वो आपका कुछ इस तरीके से कर्व बनता है मांग का। जब आपका प्रॉफिट, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी को प्रेजेंट करते हैं। किसको? क्वांटिटी को प्रेजेंट करते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होती है तो मैं उसकी इतनी क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ गया, P1 पे चला गया, तो मैं क्वांटिटी कम परचेज करूंगी। अगर मेरा प्राइस P2 पे चला गया तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करूंगी। तो इनसे जो मिलके कर्व बनाया है दैट इज कॉल्ड आ डिमांड कर्व। उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो गया, अगर प्राइस आपकी बढ़ रही है तो क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है? क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है? क्वांटिटी आपकी बढ़ जा रही है। तो देयर आर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपका प्राइस और डिमांड के बीच एक नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो दोनों के बीच एक क्या है? आपका नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव रिलेशन आपका दोनों के बीच में है। तो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड कर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो आपका क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे बोला गया। और बच्चे, जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई भी कर्व बनाते हैं, तो उसके कुछ अपने अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस मतलब कि कुछ चीज़ों के लिए अंधा बहरा बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, मतलब कि उसका अपवाद पूछा गया है, अजम्पशन नहीं पूछी गई है। ठीक है, अपवाद बताइए। तो आपके होते हैं सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मूल्य व आवश्यक संपत्ति, क्लब संपत्ति, या आपका संसाधन। तो क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बी इसका आपका अपवाद हो जाएगा। सार्वजनिक प्रॉपर्टी, क्या आप कुछ क्या करोगे जब आपकी जो आपका जो एक डिमांड है, वो एक जो आपका लेवल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो उसमें आप पूरा देश का लेके क्या करोगे? ठीक है, साधारण मूल्य संसाधन, पूल संसाधन क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। इसके बाद आता है क्लब। क्लब प्रॉपर्टी तो हमारी हो ही नहीं सकती, तो बेसिक एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल आता है। तो बच्चे देखिए, बेसिक एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी जो कहता है वो मांग के नियम को गलत कर देता है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। पर लेकिन अगर किसी चीज़ की हमें बेसिक नीड है, अगर मान लीजिए मुझे बेसिक नीड घर की है, तो वहीं उसके पैसे ज़्यादा हो तब भी मैं उसको खरीदूंगी। यानी कि अगर प्राइस ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ज़्यादा है, तो मैं उसकी क्वान्टिटी फिर भी परचेज करूंगी। क्यों परचेज करूँ? बिकॉज इट्स अ नेसेसरी। जैसे मेडिसिन होता है, नमक होता है, इनका प्राइस कितना भी फ्लैक्चुएट हो जाए, हम उसकी उतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, क्योंकि उसको परचेज करना हमारे लिए क्या है? हम लोगों के लिए वो एक ज़रूरत बन गई है, तो ज़रूरत ही मंदी चीज़ों को लेना पड़ेगा ही। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें आपका ये नहीं होगा। क्लियर? तो ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही उत्तर। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। तो आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो वेल आई होप आपको मेरी सारी बात समझ आ गई है कि मैम ने क्या करा। आगे बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है, डिमांड इट मीन्स द सकल मांग। मांग का अर्थ क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, बाजार मांग, मार्केट डिमांड, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिमांड, क्रय शक्ति पर निर्भर मांग। डिमांड इट डिपेंड्स ऑन द परचेजिंग पावर। ठीक है। तो मांग का मतलब आपका क्या होता है अर्थशास्त्र में? ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, मांग का जो अर्थ होता है अर्थशास्त्र में, सकल एग्रीगेट डिमांड हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, लॉट ऑफ डिमांड, किसी भी चीज की बहुत सारी आपका डिमांड होगी तभी से यूज करेंगे। मार्केट डिमांड का मतलब होता है वेयर द टू फोर्सेस, जहाँ पे दो फोर्सेस काम करे, यानी कि कंप्लीटली मार्केट पे काम करे। व्यक्तिगत डिमांड इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड होती है। क्रय शक्ति पर निर्भर मांग ही एकदम करेक्ट होती है। डिमांड हमारी कुछ भी हो सकती है, पर डिमांड जब पूरी होती है जब कुछ फंक्शंस पूरे होते हैं। जैसे कि जिस समय में आपको सामान चाहिए उस टाइम के अंदर आपको सामान मिल जाता है, यानी कि समय। ठीक है। जितनी प्राइस में, मार्केट में जितना प्राइस है उतना पैसा आपके पास है, यानी कि प्राइस, यानी कि आपका कीमत। ठीक है। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा अगर आपके पास है तब भी डिमांड का फंक्शन होगा वो। ठीक है। एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा आपका मतलब आपका आपका वस्तु की जो सामग्री है, क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो इतनी अवेलेबल होनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, उतनी। इसके बाद होता है आपका परचेजिंग पावर। इसके बाद जो आता है वो आता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति। ठीक है। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, आप लोग खरीदने लायक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामान तो देखते हो पर आप कुछ खरीदते नहीं हो, तो आप खरीदने लायक डेफिनेटली होने चाहिए। ओके। तो आपके अंदर टाइम या प्राइस, क्वांटिटी, परचेजिंग पावर, और एक लास्ट फंक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है। टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, परचेजिंग पावर, द लास्ट फंक्शन आपका क्या होना चाहिए जरा सोच के मुझे बताओ। ठीक है। सबसे बड़ा फंक्शन होता है नीड। आपको उस चीज की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। जब भी तो आप उस सामान को खरीदेंगे, तो विदाउट आवश्यकता आप उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो नीड होना, आवश्यकता होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्थशास्त्र में मांग का जो अर्थ होता है वो आपका सकल मांग, बाजार मांग वगैरह वगैरह नहीं होता, वो क्रय क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग या उसकी कीमत में क्या संबंध होगा? अगर अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो उसकी मांग और कीमत में क्या संबंध रहेगा बेटा? यहाँ लिखा गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इफ ऑल अदर गुड्स रिमेन इक्वल देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ठीक है। डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव, कोई संबंध नहीं होगा। देयर आर नो रिलेशन। सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक होगा। तो बेटे याद रखिएगा डिमांड के साथ उसका, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ तो वो आपका इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है। क्यों बनता है? कि यहाँ पर आपका प्राइस और क्वांटिटी के जो लेवल होता है उसको शो करता है। ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी के लेवल को आपका शो करने का काम करता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, तो इसीलिए देयर आर नेगेटिव रिलेशन। ओके। तो ये हमेशा आपका कैसा ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन आपका बेसिकली होता है। ओके गाइस, अगला सवाल आता है। लॉरेंस कर्व रिलेटेड टू द, लॉरेंस कर्व किसे दिखाता है? इन्फ्लेशन को दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, या पॉवर्टी को? देखिए लॉरेंस कर्व ऑलवेज शो द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंस कर्व आपका आय वितरण को शो करता है। ठीक है। किसे शो करता है? आय वितरण को शो करता है, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का काम करता है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, याद रखिएगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है, यानी कि जब पैसा बढ़ जाता है तो पैसे की बढ़ने की वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए आपका डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है, और बढ़ी हुई प्राइस को आप इन्फ्लेशन कहते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है पर उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आता है। पॉवर्टी आपका क्या होती है कि जिस व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जब उनकी भी पूर्ति नहीं होती है, ठीक है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जब उन मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगला सवाल जो आता है वो क्या आता है, व्हाट डज द लॉरेंस कर्व इंडिकेट। लॉरेंस कर्व क्या दिखाता है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है लॉरेंस कर्व, ठीक है, या आपका टैक्सेबल इनकम इनलास्टिक को दिखाता है, यानी कि कर योग्य आय लोच को दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच के संबंध को दिखाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बेटा लॉरेंस कर्व जो दिखाता है वो हमेशा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था। अगला सवाल आता है, इफ इंडिफरेंस कर्व मेजर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। मतलब देखिए आपका एक अनादिमान वक्र एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि को क्या दिखाएंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा, इंडिफरेंस कर्व सो द इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो आपका कंज्यूमर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व विच शो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, आपका हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ हायर इंडिफरेंस कर्व सो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब आपका इंडिफरेंस कर्व सो द हायर इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होता है, ये वाला ऊंचा है ना, हायर इंडिफरेंस कर्व सो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड आपका जितना आपका इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाएगा उतना उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। तो समान संतुष्टि देगा, उच्च देगा, कम देगा या न्यूनतम देगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए आपका समान संतुष्टि देगा, वो एक्स और वाई का, अगर वो बोलता है कि एक्स और वाई, एक्स से वाई ऊपर है, मतलब जो एक्स और वाई का, तो वो हमेशा समान देगा, क्योंकि वो दो अलग अलग कर्व है। अगर सिर्फ मैं एक्स का पूछती तो एक्स आपका पहले आपका क्या, एक्स आपका आईसी से ज्यादा वो आईसी वन पे सेटिस्फाइड है और आईसी वन से ज्यादा वो आईसी टू पे सेटिस्फाइड है। बट ये किसी एक ही चीज मतलब एक ही वस्तु के दिखाता है, मतलब किसी एक ही पर्सन के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है, एक साथ दो पर्सन के सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं शो करता। दो पर्सन का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग बनेगा, इसका भी इस तरीके से आपका वाई का अलग बनेगा जैसे हमारा एक्स का बना है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर सेटिस्फेक्शन। अगला आता है, इफ द इंडिफरेंस कर्व मेजर द सेम लेवल ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, सेम लेवल ऑफ कमोडिटीज मतलब दो वस्तु के उदासीन वक्र के समान स्तर को मापता है। आउटपुट फॉर टू, दो कारकों के उपाय, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द टू कमोडिटीज मतलब दो वस्तुओं के आपका संतुष्टि लेवल को, सेटिस्फेक्शन ऑफ द इनकम एंड कैपिटल पूंजी और आय के उसको दिखाता है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला आता है आपका सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो आपका इंडिफरेंस कर्व शो द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू कमोडिटीज। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What are the two variable whose between relationship by the experimental। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आता है, the problem of choice between relative scarce commodity due to limited productive resources with the society can be illustrated with the help of। समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किस मदद से हम देख सकते हैं। चयन की प्रॉब्लम क्या होती है, चयन की प्रॉब्लम तीन तरह की होती है बेटा, कि हमें चयन करना होता है। एक आपका होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन करें,
दूसरा आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे उत्पादन करें। तीसरा आता है होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि किसके लिए उत्पादन करें। होम टू वट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, दो टेक्निक्स पे है। एक है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, याद रखिएगा, एक है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, टेक्निक के ऊपर है, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर है, याद रखिएगा। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। तो दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो दो तरह की टेक्निक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, चॉइस की प्रॉब्लम इकोनॉमी में बिल्कुल होती है, क्योंकि बिकॉज आपका स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, बट लेकिन ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी कर, सीमांत उपयोगिता वर्ग, बजट रेखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, उत्पादन संभावना कर, या डिमांड कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, जो टू गुड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, दो गुड के बेस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जिस पर कोई भी उत्पादक आपका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो दो गुड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस को दिखाएगा, जिसपे कोई भी उत्पादक क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व की अगर जब भी बात करी जाती है आपका, तो यहाँ पे लेवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करी गई थी, यानी कि चॉइस की समस्या को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल आता है, मांग वक्र मांग वक्र किसके साथ सीमित उत्पादन संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसिंग बिटवीन अ relative number of the choice the problem of choosing between a relative limited number of the productive resources along the demand curve will be illustrated प्रोडक्शन, व्हाट आर द डिसीजन कर्व इलास्टिक। मतलब बोल रहा गया है कि इनमें से किसका कर्व इलास्टिक यानी कि बेलोचदार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा कर्व आपका बेलोचदार होता है, ड्वेल एकाधिकार, ड्वेल एकाधिकार मार्केट। अगला आता है एकाधिकार मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। याद रखना यहाँ पर बहुत हाई नंबर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद होता है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, कीमत विभेद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का एक सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर के होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्योर कंपटीशन लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप इसे कह सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन मिलता है, एक जैसे गुड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अल्पाधिकारी बाजार जो होते हैं ये वह बाजार होते हैं जहां पर आपका किसी भी प्रोडक्ट के फ्यू नंबर ऑफ बायर, फ्यू नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। याद रखिएगा फ्यू नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। यहाँ पर बड़ी फर्मों का, बड़ी फर्में अपना उत्पादन करती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गई, जैसे कि आपका जैसे टाटा हो गया है, ठीक है, जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। तो ये बड़ी बड़ी फर्म्स आपका क्या करेंगी, यहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मतलब जब प्रतिस्थापन उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग रेखा में क्या परिवर्तन आता है, मतलब मांग रेखा क्या होगी। तो आपका आता है पहला कि आपका आउटवर्ड, पहला जो आता है बेटा वो आता है आउटवर्ड, आउटवर्ड आपका आउटवर्ड शिफ्टिंग होगी, बाहर की तरफ खिसक जाएगा। देखिए मांग वक्र क्या है, मांग वक्र ये है, ठीक है, ये मांग वक्र है। तो ये मांग वक्र कभी ये आगे की तरफ भी चला जाता है, D1 पे भी चला जाता है, और कई बार ये मांग वक्र पीछे की तरह यानी कि D2 पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये D1 या D2 पे अगर ये मांग वक्र चला जाता है तो इसे शिफ्टिंग कहते हैं। कई बार ये शिफ्टिंग आगे हो सकती है, तो कई बार ये शिफ्टिंग मेरे प्यारे बच्चों पीछे होती है। तो यहाँ पे बोला गया कि बाहर की तरफ चला जाएगा। दूसरा आता है इनिशियली इनवर्ड एंड आफ्टर आउटवर्ड शिफ्टिंग, पहले ये इनवर्ड की तरफ जाएगा और बाद में आउटवर्ड की तरफ जाएगा, इनवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो बच्चे ये बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका आता है आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल कंजप्शन, इकोनॉमिक इफिशियंसी। तो बेटा जो आपका सस्टेनेबल कंजप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सो वेल, आई होप आपको मेरी बात ये समझ आ गई होगी। ठीक है।